हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे जो बचे हुए 4 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आज डिटेल में समझेंगे। तो पिछली 2 वीडियो में हमने जो जो राइट्स देखे थे एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। राइट टू इक्वालिटी देखा था हमने पहले वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के, जिसमें कि आर्टिकल 14 to 18 हैं। और हमने फिर दूसरे वीडियो में देखा था राइट टू फ्रीडम, जो कि है आर्टिकल 19 और 22 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 23 और 24 को, जिसमें दिया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि दिया गया है आर्टिकल 25 to 28 में। फिर देखेंगे हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स को आर्टिकल 29 और 30 में जो दिए गए हैं। और लास्ट में हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है एंड जो फोर्स्ड लेबर है उसको बैन करता है, उसको प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 23। अब दोस्तों इंडिपेंडेंस से पहले ये जो बेगार फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन थी, आप कह सकते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स कराते थे, उसमें फोर्स्ड लेबर होती थी कि लोगों से खेतों में लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो फ्री में काम कराते थे और उसके बदले उन्हें कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती थी। तो इस फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, फोर्स्ड लेबर को, जबरदस्ती किसी से काम कराने को ये आर्टिकल प्रोहिबिट करता है। अब इसके अंदर जो सब क्लॉज 2 है वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इस आर्टिकल के अंदर, यानी कि स्टेट जो है वो कंपलसरी सर्विस करवा सकती है किसी से भी अगर वो पब्लिक के हित में हो। ठीक है। और अगर किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में किसी को सजा दी गई है कि उसको ये पब्लिक सर्विस करनी है, तो वो भी अलाउड है इस सब क्लॉज 2 के अंतर्गत। तो अब आता है आर्टिकल नंबर 24। इसके अंदर क्या है? ये प्रोहिबिट करता है चिल्ड्रन जो कि हैं, बच्चे जो कि हैं 14 साल से कम उम्र के, उनको फैक्ट्रीज, माइंस और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम करने से प्रोहिबिट करता है ये आर्टिकल 24। तो ये बेसिकली 23 और 24 क्या है? जो कि एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करते हैं। किनकी? 23 प्रिवेंट करता है फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, और आर्टिकल 24 करता है प्रिवेंट बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। तो ये है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, यानी 4 आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। अब ये हमने प्रियम्बल वाली वीडियो में देखा था कि इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये वर्ड सेकुलर ऐड किया गया था प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये राइट्स कौन से आर्टिकल्स में दे रखे हैं? 25 to 28 में। ये क्या क्या राइट्स हैं देख लेते हैं इन आर्टिकल्स को। पहला 25 में क्या कह रहा है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हर इंसान को फ्रीडम दी जाएगी किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की, उसको प्रोपोगेट यानी प्रचार करने की, और उसकी प्रैक्टिसेस को अपनाने की। ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये है आर्टिकल नंबर 25 के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। क्या है कि स्टेट बाय लॉ, यानी कि स्टेट जो है वो एक लॉ पास करके किसी भी रिलीजन को रेगुलेट कर सकती है, यानी कि उसके इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्फेयर में लॉ के साथ इंटरवीन कर सकती है। जैसे कि 1955-1954 में हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट, ऐसे कुछ एक्ट्स गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए थे, जिससे कि हिंदुइज्म की जो प्रैक्टिसेस थी उनको रेगुलेट किया गया थ्रू दिस एक्ट। तो रिलीजन को स्टेट रेगुलेट जरूर कर सकती है, पर उसकी प्रोपगेशन और प्रैक्टिस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट जो है वो सेकुलर होगी, हर रिलीजन के प्रति न्यूट्रल होगी। स्टेट जो है और क्या कर सकती है? रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको सबके लिए खोल सकती है। ये हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी में, सबके लिए टेम्पल्स वगैरह के अंदर आने की परमिशन है, सबके लिए ओपन है पब्लिक प्लेसेस जो हैं। तो वही राइट है ये कि राइट टू रिलीजन के अंदर हर रिलीजियस स्पेस को गवर्नमेंट ओपन कर सकती है सबके लिए। फिर आता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स।
यानी कि किसी भी सेक्ट या रिलीजन के पास, उसके डिनोमिनेशन के पास क्या राइट होगा? अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं उनको बनाने का और उनको रेगुलेट करने का, उनको एडमिनिस्टर करने का, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का और प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और उस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने का अंडर द लॉ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, उसको एडमिनिस्टर कर सकता है अपने हिसाब से, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है अपने हिसाब से। तो ये आर्टिकल नंबर 26 में दिया गया है। फिर है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी रिलीजन पे स्टेट जो है वो कोई ऐसा टैक्स नहीं इम्पोज करेगी जो कि रिलीजियस बेसिस पे हो। यानी कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपना प्रोपिगेट कर रहा है, रिलीजन को प्रचार कर रहा है, तो उस पर सरकार कोई टैक्स इम्पोज नहीं करेगी। आप जानते हैं मिडीवियल इंडिया में मुगलों का जब राज था तो जिजिया टैक्स था एक, जो कि मुस्लिम्स जो नहीं थे उन रिलीजियस लोगों को पे करना होता था अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। तो ऐसा कोई टैक्स स्टेट नहीं लगाएगी, ये आर्टिकल 27 में दिया गया। फिर आता है आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। स्टेट जो है, जो इंस्टीट्यूशन चला रही है पढ़ाई के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला रही है, या फिर जो स्टेट कुछ फंड देती है या एड करती है किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कंपेल नहीं किया जाएगा किसी भी बंदे को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन लेने के लिए। और अगर किसी और इंस्टीट्यूशन में भी ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इम्पार्ट की जा रही है, तो जिसको ये बच्चे को दी जा रही है तो उसका कंसेंट, और अगर बच्चा माइनर है तो उसके पेरेंट्स और गार्डियन का कंसेंट ज़रूरी है बिफोर इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो आर्टिकल 28 फोर्स्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से बचाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आपने 25 याद कर लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब ये क्या है? जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़, जो कि लिंग्विस्टिक, जो लैंग्वेज के बेसिस पे हैं माइनॉरिटीज़, या फिर जो रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके राइट्स दिए गए हैं, उनके इंटरेस्ट बचाने के राइट दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में। स्टेट जो है वो अपना कोई कल्चर किसी पे इम्पोज नहीं करेगी, यानी कि मेजॉरिटी कल्चर इम्पोज नहीं करेगी माइनॉरिटीज़ पे। उनको, माइनॉरिटीज़ को अपना कल्चर फॉलो करने का पूरा अधिकार होगा, कोई भी उस पर इम्पोजिशन नहीं होगा मेजॉरिटी कल्चर में। तो ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। फिर आता है आर्टिकल 30, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज़ के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का, उनको चलाने का अधिकार होगा। ठीक है, और स्टेट जब ग्रांट्स देगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी या किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देगी ग्रांट में कि वो माइनॉरिटी है। इसलिए स्टेट जो है सबको बराबर या सबको एक समान मानेगी जब वो ग्रांट देने लगेगी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। तो ये है आर्टिकल 29 और 30, जो कि हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं। फिर आता है लास्टली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको याद कर लेना है। सबसे पहले तो इसमें आपने क्या याद करना है कि आर्टिकल 32 जो है वो क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब इसमें क्या है ये देख लेते हैं। इसमें हर सिटीज़न को राइट देता है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट में मूव करने का, अगर स्टेट किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है अपने एक्शन से। ठीक है, तो सीधा वो सिटीज़न क्या कर सकता है? एक पिटीशन डालेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मेरा सरकार ने फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। उसके बचाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ रिट्स यानी कि डायरेक्शन इशू कर सकता है स्टेट को उस फंडामेंटल राइट के वायलेशन को बचाने के लिए। अब ये क्या क्या राइट्स हैं? 5 बेसिकली राइट्स हैं इंपॉर्टेंट: हेबिस कॉर्पिस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, कोई वारंटो एंड सर्टुररी। ये हम एक अलग वीडियो में पांचों को डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट स्टेट को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को बचाने के लिए, और सिटीजन जो है वो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है
प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लास्टली इसमें आपने क्या याद रखना है कि इस आर्टिकल को कहा गया है बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा द सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दिल और आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की, क्या, आर्टिकल 32। अब ऐसा क्यों है? जैसे कि हार्ट बॉडी को चलाता है ब्लड पंप करके, ये आर्टिकल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चलाने में मदद देता है, क्योंकि इस आर्टिकल के थ्रू फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो किसी के, ये इंश्योर किया गया है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। तो जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है इस आर्टिकल को, प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो आपने इसमें आर्टिकल नंबर याद कर लेना है, और हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आर्टिकल नंबर 32। अगर आएगा सिर्फ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आत्मा क्या है जिसमें कि पूरा सार है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आंसर होगा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर हार्ट एंड सोल दिया गया है तो आंसर होगा आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और दोस्तों आखिरी में ये आर्टिकल जो है, इमरजेंसी अगर डिक्लेयर होगी आर्टिकल 352 के अंदर, तो ये आर्टिकल सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी फिर आप कोर्ट में नहीं जा सकते वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए, अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है अंडर आर्टिकल 352। अब आर्टिकल 33 से 35 के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि कुछ कैटेगरी के लोगों को ये सारे फंडामेंटल राइट्स के पूरे अधिकार नहीं मिलेंगे, स्टेट जो है उनको रेगुलेट कर सकते। अब वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 33 में क्या दिया गया है? पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के रेफरेंस में पार्लियामेंट के पास पावर है इन राइट्स को मॉडिफाई करने की, कि आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को सारे राइट नहीं इक्वली इंप्लीमेंट होंगे एज कंपेयर टू ए सिटीजन। 34 में दिया गया है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा है और उस केस में अगर कोई भी जो ऑफिसर डिप्लॉयड है वो एक्ट करता है इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, तो स्टेट जो है उस ऑफिसर को इम्यूनिटी देता है कि उस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता अंडर द कंसेप्ट ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। और लास्टली है आर्टिकल नंबर 35, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, कि पार्लियामेंट के पास ही सोल पावर होगी किसी भी लेजिस्लेशन यानी लॉ को बनाने की फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोविजंस अंडर द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो लॉ अगर बना सकता है कोई, तो वो है पार्लियामेंट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जिसमें कि हमने बचे हुए फंडामेंटल राइट्स को कवर किया। और दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।